नेक्स्ट रिएक्शन आती है सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन का हम केस लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसी के लिए ज्यादा फेमस है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए पहले ये स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो पहले आपको समझा चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होता है। इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है और ये रिएक्टेंट के उस पोर्शन पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर है। बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल हमने नाम सुने हैं, Cl+, Cl3+, NO2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्शन में हम एज अ रिएजेंट यूज करते हैं और इसको कोई ना कोई प्रोड्यूस करेगा, मतलब हमको किसी अदर मटेरियल अदर कंपाउंड की हेल्प लेना पड़ेगा। तो बेंजीन का केस में चलते हैं। बेंजीन का जो फार्मूला है वो है C6H6 और ओपन चेन स्ट्रक्चर इसके फेल है। कौन सा स्ट्रक्चर पास है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। 6 कार्बन हेक्सागोनल रिंग में कॉर्नर पर प्रेजेंट है। पर कार्बन पर हाइड्रोजन इससे सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है। बिटवीन 2 कार्बन पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और पूरी बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट अरेंजमेंट में। बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर में है, प्लेनर स्ट्रक्चर में है तो पक्का इसमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब क्या है? डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का डिलोकेलाइजेशन होना बिटवीन करस्पॉन्डिंग एटम, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अगर वो पाई बॉन्ड कार्बन 2 कार्बन के बीच में है, इसके और इसके, तो बस यही वाइब्रेशन करेगा, यहाँ से हट करके कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। मतलब केवल पाई बॉन्ड का डिलोकेलाइजेशन होता है। एटम, ऑक्टेट, ये सारी चीजें कोई चीज नहीं बदलती। तो प्लेनर स्ट्रक्चर डिलोकेलाइजेशन इलेक्ट्रॉन ऑफ पाई बॉन्डेड बेंजीन के केस में है। इसलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसके कारण ये स्टेबल है, लीस्ट रिएक्टिव है, आसानी से एडिशन रिएक्शन नहीं देती। बट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें थोड़ा इजी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के केस में, बेंजीन के डेरिवेटिव के केस में डिफिकल्ट होता है बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण। इसका मतलब बेंजीन में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की स्टडी करेंगे। तो बेंजीन के टॉप पर या बेंजीन रिंग पर 2 टाइप के ग्रुप अटैच होते हैं। कितने टाइप के ग्रुप अटैच होते हैं बेंजीन रिंग से? 2 टाइप के। एक फंक्शनल ग्रुप या एक ग्रुप ऐसा होता है जो बेंजीन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट करता है। बेंजीन को रिंग पर अटैच होकर एक्टिवेशन करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। दूसरा ग्रुप ऐसा होता है जो बेंजीन को डीएक्टिवेट करता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। तो हम यहाँ 2 ग्रुप की स्टडी करेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझाता। जैसे मान लीजिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। इस बेंजीन रिंग के टॉप कार्बन पर ऐसा ग्रुप कोई अटैच हो जो सिंगल बॉन्डेड हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, सैचुरेटेड हो। जैसे हमने यहाँ अटैच किया CH3, ये इलेक्ट्रॉन रिच CH3, C2H5, OH, NH2, OCH3, ये सारे ग्रुप कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होते हैं।
सिंगल बॉन्डेड ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप जब भी बेंजीन रिंग से अटैच होगा, बेंजीन रिंग के साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। ये गए इलेक्ट्रॉन मिथाइल से बेंजीन रिंग के साइड। बेंजीन रिंग के साइड जब मिथाइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन गए तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन से इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा टोटल। तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब बेंजीन की 3 पोजीशन नेगेटिव हो गई, जिसको आप बोलते हो आर्थो पेरा आर्थो। ये सेम पोजीशन है आर्थो और ये पेरा, ये बीच की दोनों मेटा। तो कौन सी पोजीशन नेगेटिव हो गई? आर्थो पेरा पोजीशन बेंजीन की नेगेटिव हो चुकी है। अब इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव है, वो या तो आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या पेरा पोजीशन। ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं आर्थो पेरा डायरेक्टिव ग्रुप। आर्थो पेरा डायरेक्टिव ग्रुप। और ऐसे ही ग्रुप को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेटेड ग्रुप। दूसरे टाइप के ग्रुप होते हैं जिसमें ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग से कोई मल्टीपल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड मल्टीपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जैसे कीटोन, साइनाइड, NO2, COOH, एल्डिहाइड, इनमें से कोई मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच है, तो ये पाई बॉन्ड्स इधर जाएंगे, ये नेगेटिव, ये कार्बन होगा पॉजिटिव और पॉजिटिव कार्बन फिर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने साइड लेगा। तो ये कार्बन पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट होंगे, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा। इस तरह बेंजीन रिंग में सर्कुलेशन होगा। तो ऐसे केस में मेटा पोजीशन नेगेटिव होगी। अब मेटा पोजीशन नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल को कहां अटैक करना है? मेटा पोजीशन पर। हो ये 2 पोजीशन कैसी है? आर्थो पेरा स्लाइटली पॉजिटिव मतलब कंपैरेटिवली पॉजिटिव और इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में उसको अटैक करना मतलब अटैक डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे ग्रुप क्या कहलाते हैं? डीएक्टिवेटेड ग्रुप। और इन ग्रुप को हम बोलते हैं मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। क्लोरीन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो आर्थोपेरा डायरेक्टिव ग्रुप है। ये परमिशन तो आर्थोपेरा पोजीशन पर देता है इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन ये आता कौन से ग्रुप में है? डीएक्टिवेटेड ग्रुप में। कौन से ग्रुप में आएगा ये? डीएक्टिवेटेड ग्रुप में। ये बेंजीन रिंग से अटैच होने के बाद उसको डीएक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, बट एट लास्ट रिजल्ट क्या आता है? उसको आर्थोपेरा पर पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने की परमिशन देना पड़ती है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग पर जब अटैक करता है, अटैच होता है, तो बेंजीन का अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस क्लोरीन का खुद का अपना माइनस आई इफेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, रिंग अपनी तरफ लेगी और एट लास्ट ये क्या काम करेगा? क्लोरीन डीएक्टिवेशन का काम करेगा, लेकिन बाद में मजबूरी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पावरफुल होगा तो क्लोरीन आर्थोपेरा को नेगेटिव बनाएगा और अटैक फिर आर्थोपेरा पोजीशन पर होगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है कि क्लोरीन डीएक्टिवेटेड ग्रुप में आता है बट आर्थोपेरा डायरेक्टिव। कभी कभी बेंजीन पे दोनों ग्रुप एक साथ लगे होते हैं, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप भी लगा होता है, आर्थोपेरा डायरेक्टिव ग्रुप भी लगा होता है। तो आर्थोपेरा डायरेक्टिव ग्रुप की परमिशन से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जहां स्पेस ऑक्यूपाइड होगा। समझ में आ रही बात?
आर्थोपेरा डायरेक्टिव ग्रुप और मेटा डायरेक्टिव ग्रुप बेंजीन पर अटैच है तो आर्थोपेरा डायरेक्टिव ग्रुप की परमिशन चलेगी, उसके अकॉर्डिंग आर्थोपेरा जो पोजीशन होगी वहां पर अटैक होगा रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का। और अगर मान लीजिए एक पोजीशन ब्लॉक है, जैसे पेरा पोजीशन ब्लॉक कर दी तो आर्थो पे अटैक होगा, आर्थो ब्लॉक है तो पेरा पर अटैक होगा। ऐसी सिचुएशन में आपको वहां आंसर खुद ही सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। इसको डिटेल लिखिए, पहले बोर्ड पर से लिख लीजिए, फिर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। क्या बोल रहे हो भाई? शुरुआत उसी ने करी थी, मेहनती अभी जब वो जुड़ा होता तो आज लिखिए भाई, नोट करिए, राइटिंग में लिखिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन in case of benzene, in case of benzene, nucleophilic substitution, nucleophilic substitution is difficult, but electrophilic substitution much easy. Due to their resonating structure, delocalization electron of pi bonded called resonance. Called resonance. In electrophilic substitution, the groups are classified. The groups are classified into two types. Number one,
Ortho-para directive, ortho-para directive or activated group. Ortho-para directive group or activated group. इसमें डिटेल लिखिए. The groups which are saturated, the groups which are saturated, electron rich, single bonded, attached to the benzene ring, attached to the benzene ring, then density of electron, then density of electron displace towards benzene ring, towards benzene ring. Therefore, ortho and para position, therefore ortho and para position of benzene ring gets negative. This type of group, these types of group are called ortho-para directive group, are called ortho-para directive group, ortho-para directive group, and known as activated group, and known as activated group. Number 2, meta directive group. Number 2, meta directive group or deactivated group. इसमें लिखिए group containing multiple bond, group containing multiple bond attached to the benzene ring, attached to the benzene ring, electron density displace towards adding group, towards adding group from benzene. Therefore, ortho and para position, therefore ortho and para position of benzene ring gets more positive
as compared to meta slightly negative या convert negative. So attack of electrophile. So attack of electrophile on meta position. This type of group called meta-directive group. Known as deactivated group. बोर्ड पर से दोनों डायग्राम बना लीजिए. मानसी प्रेजेंट है, एब्सेंट है? ठीक, नोट करिए दोनों डायग्राम, और जब दोनों डायग्राम नोट कर लें तो यस आर नो लिखिए. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल समझेंगे, और सबसे बेहतर एग्जांपल होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन. चलिए भाई, किसने लिखा? प्राची. प्रणव मोरे ने लिख लिया. प्रणव मोरे, बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए भाई, डायग्राम बना लिए, सबने बना लिए होंगे, बहुत टाइम था पहले भी. आगे बढ़िए. अब हम स्टडी करेंगे एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के केस में. इन दोनों से रिलेटेड एक एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का. चलिए, तो सबसे पहला एग्जांपल तो हम लेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शन है. एक को हम बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप अटैच करेगा, और एक बोलते हैं एसाइलेशन, जिसमें CH3CO ग्रुप उस पर अटैक करेगा. दोनों रिएक्शन को एक साथ समझते हैं ताकि कंपैरिजन हमको समझ में आ जाए. फिर अगला एग्जांपल लेंगे मेटा डायरेक्टिव. ये बेंजीन रिंग पर अगर हम अटैक करें CH3Cl का, मिथाइल क्लोराइड का, तो इसका अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल बनकर के बेंजीन पर अटैक करेगा. तो इसको हम बोलते हैं अल्काइलेशन. और रिएक्शन का नाम क्या बनता है? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप की होंगी, एक अल्काइलेशन और दूसरी एसाइलेशन. फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, और एसाइलेशन में CH3CO ग्रुप अटैक करेगा. तो देखते हैं दोनों में अंतर क्या है. नाम दोनों का एक ही है, नाम दो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, उसके दो पार्ट है. देखिए, किसकी प्रेजेंसी में रिएक्शन होगी? है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंसी में. एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, और लुईस एसिड उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर का गेनर हो. ये इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा. हाइड्रेट होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन नहीं करेगा, वाटर के लोन पेयर को गेन कर लेगा. इसलिए कंडीशन है एनहाइड्रस AlCl3. यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये होगा पॉजिटिव,
और ये इलेक्ट्रोफाइल बनके इस पर अटैक कर देगा। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नाम आप जानते हैं, टॉल्यूइन। क्या नाम है इसका? टॉल्यूइन। अब देखो मैकेनिज्म में चलते हैं, क्योंकि हम रिएक्शन नहीं स्टडी कर रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए जहां रिएक्शन आएगी वहां मैकेनिज्म आएगी। देखते हैं क्या होता है। पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन होगा। ये CH3Cl कौन रिएक्ट होगा इससे? AlCl3 एनहाइड्रस है, ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा और इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन सहित अपनी तरफ लेगा और CH3 को किस में बदल देगा? पॉजिटिव में, और खुद किस में बदल जाएगा? AlCl और नेगेटिव। क्लोरीन को इसमें गेन कर दिया, इसका यही काम है। इलेक्ट्रोफाइल को इसमें पैदा कर दिया। सेकंड स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। अभी तो बेंजीन फ्री है, कहीं भी अटैक कर सकता, मतलब टॉप पर अटैक करेगा और एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा और खुद इलेक्ट्रोफाइल इस पर लगेगा। यहाँ का डबल बॉन्ड खत्म होगा, यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा। प्रोटॉन यहाँ से जाएगा विदाउट इलेक्ट्रॉन और ये खुद किसमें बदल जाएगा? स्टेबल प्रोडक्ट में। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये प्रोडक्ट है। प्रोटॉन गया, प्रोटॉन कहाँ जाएगा? अगली स्टेप में AlCl और माइनस के पास, और वहां से क्या गेन कर लेगा? एक H, और ये AlCl3 वापस कन्वर्ट हो जाएगा HCl का फॉर्मेशन। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म। ठीक, तेजी से इसको नोट करिए। अगला कंपैरिजन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन का रहेगा, लेकिन वो रहेगा एसाइलेशन का। बोर्ड पर से नोट करिए, रिएक्शन विद मैकेनिज्म। फ्रीडल ग्राफ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। जब रिएक्शन को नोट कर लें तो यस और नो लिखिए, फिर एसाइलेशन की स्टडी करें। चलिए और बोलिए भाई। चलिए भाई, बाकी लोगों ने क्या पोजीशन है लिखा, नहीं लिखा? हाथ पैर जल्दी चलाइए। चलिए नोट किया। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का एग्जांपल, अल्काइल ग्रुप में बेंजीन रिंग का अटैक किया। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा? रहेगी तो वही बेंजीन रिंग, बट इसमें अटैक होगा CH3COCl, जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। कहानी पूरी वही है,
केवल रिएजेंट चेंज होगा। यहाँ किसकी प्रेजेंसी में रिएक्शन होगी? वही एनहाइड्रस AlCl। इसको एनहाइड्रस लिख लेना, मैंने AlCl3 लिखा। इसकी प्रेजेंसी में ये खुद लुईस एसिड है, ये क्या करेगा? रिएक्शन तो होगी और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? ये COO CH3, जिसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। ये इसका मेन प्रोडक्ट है। अब मैकेनिज्म में जाओगे तो क्या होगा? ये AlCl3 इस क्लोरीन को विथ इलेक्ट्रॉन अपने साइड लेगा, ले लिया। ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप, ये क्लोरीन, ये AlCl3, ये विथ इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ लेगा और इसको बना देगा इलेक्ट्रोफाइल, खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? AlCl4 माइनस। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, ये कर दिया, यहाँ COO CH3, यहाँ से हाइड्रोजन को ये इसकी स्टेप सही बना लेते हैं, वरना खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, समझाना ना समझाना सब बेकार हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग, ये आया इलेक्ट्रोफाइल CH3 COO और ये इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये ट्रांजिशन स्टेज है। ट्रांजिशन स्टेज प्रोटॉन को रिलीज करके स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको आप बोलते हो एसीटोफिनोन। ये बना हुआ है, ये बन गया, फॉर्मेशन हो गया, ये H इसके पास आ जाएगा, AlCl4 H+, यहाँ से एक क्लोरीन सेपरेट हो जाएगी, HCl बाई प्रोडक्ट चला जाएगा। लिखिए, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, नोट करिए भाई। हाँ बोलिए सर, ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है तो भाई देख जरा, कुछ गड़बड़ हो सकती है नेट में मेरे पास से, मैं अपनी तरफ से सही कर देता हूँ। मैं अपनी तरफ से सही क्या कर सकता, देखता भाई मेरे यहाँ से जरा पोजीशन देख लेता नेट की। आगे चलिए भाई, मैंने नेट की स्पीड बढ़ा दी है, अब आप कैसे स्पीड बढ़ाइए। अब ब्लर दिखना बंद हो जाएगा। किसको दिख रहा है ब्लर? प्रणव मोरे को। ठीक है भाई, देख अब पोजीशन सुधर गई होगी। चलिए नोट कर लीजिए। साधिया मूलानी, नोट कर लिया। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, साक्षी, साक्षी पवार, मुद्रा एंड अंतरा, अपनी अटेंडेंस लगाइए। साक्षी, मुद्रा, अंतरा, राधा काटदरे, ये प्रेजेंट है या नहीं? नहीं। ध्रुतिराज पुरोहित,
अदिति कंसे, मयंक पोरे, मयंक पोरे, यश, यश कोरेगांवकर, यश कोरेगांवकर प्रेजेंट है या नहीं? is not here. रुक जा जरा उसको। ठीक है भाई, नोट कर लिया। आगे बढ़े। ये बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, जिसमें हमने आर्थो पैरा डायरेक्टिव पोजीशन पर अटैक किया। फ्रीडल क्राफ्ट हेमस रिएक्शन है, इसमें अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों की स्टडी। जब आप हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे, बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी है, वहां पर ये मैं गायब करूंगा। और ये टॉल्यूइन की प्रिपरेशन मेथड है। जब टॉल्यूइन की प्रिपरेशन मेथड आएगी तब भी मैं आपको बोलूंगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और ये एसीटोन कीटोन, जब आप 12th में चले जाएंगे, एसीटोन कीटोन की प्रिपरेशन मेथड है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट, अब मेटा डायरेक्टिव पोजीशन का एग्जांपल लेंगे। ये बेंजीन, इस पर हम डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन करें। यह भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, फेमस रिएक्शन। तो किसकी प्रेजेंसी लोगे? डाइल्यूट H2SO4। आपको इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई कंपाउंड की हेल्प लगेगी जो इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस कर सके। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा? बेंजीन पर अभी कोई ग्रुप नहीं है, बट आपको यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप अटैच करना पड़ेगा जो मेटा डायरेक्टिव है, तब आप उस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को समझ पाएंगे। अभी तो हमने बिना ग्रुप अटैच करें बेंजीन के टॉप पर अटैक कर दिया था, ना तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिव का एग्जांपल बना फ्रीडल क्राफ्ट, ना मेटा डायरेक्टिव का एग्जांपल बना, वो केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल। तो यहाँ पर हम क्या करें? NO2 ग्रुप को ही अटैच करना है। और ये NO2 ग्रुप खुद ही मेटा डायरेक्टिव है, इसमें से भी NO2 ग्रुप प्रोड्यूस होगा। वो कहां पर अटैक करवाएगा इसको? यहाँ पर। एक तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? NO2 NO। मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, क्या बोलेंगे इसको? मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन 1,3 डाइनाइट्रो बेंजीन। इस तरह भी इसका IUPAC में बेंजीन का डेरिवेटिव IUPAC सिस्टम में बेंजीन के नाम से फेमस होता है। मैकेनिज्म में जब आप जाओगे तो ये OH NO2, मैंने इस HNO3 को 2 पार्ट में डिवाइड करके लिख दिया। इससे पहले रिएक्ट होगा HSO H2SO4 और ये अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा। H2SO4 क्या रिलीज करेगा? H+ HSO4-। और ये प्रोटॉन किसको देगा? इसको। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2 पॉजिटिव NO2। ठीक है, डिजाइन में चल रही है मैकेनिज्म। H2SO4 फर्स्ट स्टेप में H+ को रिलीज करेगा, ये प्रोटॉन HNO3 के पास OH के पास आएगा, ये होगा पॉजिटिव,
ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगी क्योंकि वो पॉजिटिव हो चुकी है, यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, जिसका मतलब वाटर, और ये नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी का नाम इलेक्ट्रोफाइल है, इसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बेंजीन इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ तो ऑलरेडी ग्रुप अटैच है, कौन सा, मेटा डायरेक्टिव, तो ये कहाँ परमिशन देगा, मेटा पोजीशन पर, और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ से कौन चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, जहां से आया था, H प्लस HSO4 माइनस, ये वापस से H2SO4 में कन्वर्ट हो गया, तो ये प्रोटॉन यहाँ से गया तो ये स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, NO2 इसके पास पहले से लगा था, एक मेटा पोजीशन पर। इस तरह ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मयंक बोरे ने उसके दोस्त यश को फोन लगा दिया कि सर ने तेरी अटेंडेंस ली है, इसलिए यश तुरंत आ गया। चलिए भाई, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है नोट करिए। जब नोट कर लें तो यस और नो बोलिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद आज हम खत्म करेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। शाम को कौन सी बैच फिजिक्स में जाएगी? इवनिंग शिफ्ट में फिजिक्स की क्लास किसको है? नीट फिजिक्स की क्लास में जाएगी, तो जेई मेंस वाले 4 बजे केमिस्ट्री की क्लास में कनेक्ट हो जाइए। जेई मेंस के बच्चे शायद हाइड्रोकार्बन की स्टडी कर रहे थे, इवनिंग शिफ्ट में हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण उस दिन ज्यादा नहीं पढ़ पाए थे, लाइट ऑफ थी, इलेक्ट्रिसिटी गई हुई थी। तो शाम को मुलाकात होगी जेई मेंस के स्टूडेंट की, और मेरे को पूरे स्टूडेंट चाहिए बैच में, एक स्टूडेंट भी कम होगा मैं नहीं पढ़ूंगा, ये बता देता। और दूसरी चीज, जो एब्सेंट रहेगा उसको बाद में एक अक्षर नहीं पढ़ूंगा दे देगा, ये भी सुन ली, क्योंकि तुमको जितनी मक्कारी चल रही है कि मर्जी आए जब क्लास में आ जाते हैं, मर्जी आए जब क्लास से भाग जाते हैं, वो नहीं चलेगा। चलिए नोट कर लिया। अब आता है तीसरा सब्स्टिट्यूशन, जिसको आप क्या नाम देते हो? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे, हम जब 11-12 की ऑर्गेनिक की स्टडी करते हैं तो बहुत सारे टाइप की रिएक्शंस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स में आती है। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, और फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है वो तो कौन से क्लीवेज से होता है? फ्री रेडिकल हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू, लाइक क्लीवेज होता कोवेलेंट बॉन्ड के पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग एटम के साथ फिर से अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, और उसमें हमेशा फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होता है। फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होगा तब वो किसी एटम को रिएक्टेंट के रिप्लेस करेगा और अपनी जगह बनाएगा,
उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिएक्टेंट का कोई एटम या ग्रुप रिप्लेस होगा फ्री रेडिकल से, उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अल्केन की स्टडी करना है, इसके बाद हाइड्रोकार्बन अल्केन ही आएगा रिवीजन में, वहां पर ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, उसी को लेते हैं ताकि डबल से वो चीज। मीथेन को लीजिए और उसका क्लोरीनेशन करिए, सनलाइट की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन फास्ट होगी, अगर डार्क होगा सनलाइट की एब्सेंस होगी तो फिर ये रिएक्शन स्लो होगी। सनलाइट के पास क्या होता है, सनलाइट के पास फोटॉन की एनर्जी होती है, ठीक है। क्लोरीन फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन करेगा, इस मीथेन पर अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। मेन प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CH, मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा तो फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल कभी रिएजेंट का टाइप नहीं बन सकता। इट मींस मॉलिक्यूल कभी भी रिएक्टेंट पर अटैक नहीं कर सकता, मॉलिक्यूल को रिएजेंट में कन्वर्ट होना पड़ता है। रिएजेंट कितने टाइप के, रिएजेंट 3 टाइप के, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल। अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्शन करने से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये उसका एग्जांपल ही नहीं। हर रिएक्शन किसी ना किसी मैकेनिज्म के एग्जांपल में आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल बन जाएगा या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल बन जाएगा। हर रिएक्शन फिक्स है, डेफिनेट है कि वो किसके एग्जांपल में आती है, उसकी मैकेनिज्म की साइंटिस्ट ने पहले स्टडी की है और उसके बाद ये चीजें सामने आती है। फिर स्टडी होगी, थ्योरेटिकल आता है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तब उस रिएक्शन का नाम रखा जाता है। तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, मींस क्लोरीन का मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। कौन उसको कन्वर्ट करेगा, ये मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप। क्लोरीन हैलोजन फैमिली का मेंबर है, इसके आउटर वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। एक उसने कहाँ रखा, पार्टनरशिप में 6 अपने पास, 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह कोवेलेंट बॉन्ड है पार्टनरशिप का। होमोलिटिक क्लीवेज होगा, सनलाइट की एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेंगे और सनलाइट की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर ब्रेकअप करेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसका इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन अपना लेकर के चला जाएगा। मतलब यहाँ क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया। ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल 2 प्रोड्यूस हुए, अपने को तो एक से मतलब है। मीथेन के मॉलिक्यूल रिएक्टेंट पर अटैक करेंगे, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट पर अटैक किया सेकंड स्टेप में, ये मीथेन का मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर, यहाँ भी पार्टनरशिप के इलेक्ट्रॉन है कार्बन हाइड्रोजन के, ये आया क्लोरीन का फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसा होता है, फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि उसके वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्या चाहता है, तो वही चाहता है एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी स्टेबिलिटी को कंफर्म करेगा। ये हाइड्रोजन को यहाँ से लेगा विथ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं मिलते कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेना तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन को भी झेलना पड़ेगा, उसको भी लेना पड़ेगा। ये आ गया है। और ये यहाँ भी होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, जिसके कारण मिथाइल का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो गया। ये मिथाइल फ्री रेडिकल पे ऐसे डॉट लगता है, उसकी पहचान है। इसके वैलेंसी सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी रिएक्टिव है। अब ये किस पर अटैक करेगा अगली स्टेप में, ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा
और इसमें से एक क्लोरीन को अपनी तरफ लेगा क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। तो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, CH3CL क्या प्रोड्यूस कर देगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। क्यों, क्लोरीन के फ्री रेडिकल ने उसको प्रोड्यूस किया था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लोरीन के फ्री रेडिकल को प्रोड्यूस करे। रिएक्शन आगे चलती रहेगी, कंटेनर में लास्ट जो भी फ्री रेडिकल होंगे आपस में रिएक्ट हो जाते हैं। इसीलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, जिनमें एक का नाम है फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन। इस स्टेप को बोलते हैं हम चेन इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होना। चेन इनिशिएशन स्टेप नंबर 2, जिसमें फ्री रेडिकल एक दूसरे को फॉर्मेशन करते हैं, चेन ग्रोथ स्टेप। और लास्ट होती है जब आपस में मिक्स हो जाते हैं रिमेनिंग फ्री रेडिकल, उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। बोर्ड पर से सारी कहानी को नोट करिए और इसके बाद मुलाकात होगी अब शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे अपनी मुलाकात जेईई मेंस वालों की होगी। नीट वाले ये नोट करें, 10:30 बजे 10:30 को क्लास में चुपचाप डेली आ जाएगा। और ये नोट करने के बाद जेईई मेंस के बच्चे शाम को 4 बजे हाइड्रोकार्बन के साथ आगे बढ़ेंगे। ये यूनिट अलग चलती रहेगी, वो अलग चल रहा है। अभी हम रिवीजन के शेड्यूल में हैं। जब रिवीजन का शेड्यूल खत्म हो जाएगा, ऑर्गेनिक पहले खत्म करेंगे और लगभग ये 8-10 दिन और चलेगी ऑर्गेनिक। मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन, ये 2 यूनिट। फिर उसमें इनऑर्गेनिक के रिवीजन में जाएंगे। हाइड्रोजन छोड़ देंगे, हाइड्रोजन सिंपल यूनिट है, आप पढ़िए। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। और बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली हमने कंप्लीट कर लिया था, उसका रिवीजन करेंगे। वैसे 15 ग्रुप की स्टडी करेंगे, मतलब 12th का पी ब्लॉक हम स्टडी स्टार्ट करेंगे। कोरोना का जो डेंजरस जोन है उसमें आप सभी से रिक्वेस्ट है, सावधानी रखिए, लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए, घर पर रहिए, क्योंकि इस टाइम जो पोजीशन है बहुत ज्यादा डेंजरस जोन में है। जरा सी भी आपकी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है, दूसरों को भी डाल सकती है, आपको भी डाल सकती है। इसलिए चुपचाप घर में रहिए, ऑनलाइन स्टडी करिए, समय के अनुसार जो चलेगा वो आगे समय के साथ रहेगा। इसलिए सावधानी रखिए, एग्जाम वगैरह सब चलते रहेंगे, इधर उधर घूमने के बजाय